फिल्म फिलीपींस में शुरू होती है, जहां सभी प्रमुख शहरों पर नासमझ और खून के प्यासे ज़ॉम्बी का कब्जा हो गया है। हमारा नायक फ्रांसिस एबेल किसी तरह मनीला से भागने में कामयाब रहा है और अपनी पत्नी आयरिस और अपने 2 बेटों जोश और लुकास के साथ अपने गृह गांव की ओर चला गया है। वे जल्द ही एक पुराने, खाली और परित्यक्त घर में पहुंचते हैं। इसके बाद फ्रांसिस धातु के पाइप का एक टुकड़ा पकड़ लेता है और सावधानी से घर में प्रवेश करता है। जैसे ही वह धीरे धीरे अंदर जाता है, उसे ऊपर से धीमी आवाजें सुनाई देती हैं और वह इसकी जांच करने के लिए आगे बढ़ता है। वह जल्द ही एक कमरे में प्रवेश करता है और एक मृत व्यक्ति को बिस्तर पर पड़ा हुआ पाता है। बुजुर्ग के हाथ के पास एक बंदूक है, जिससे पता चलता है कि उन्होंने अपनी जान खुद ही ले ली। फ्रांसिस बंदूक और कलाई घड़ी लेता है, फिर वापस बाहर चला जाता है। जैसे ही वह दरवाजे के पास खड़ा होता है, उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है जो हाल ही में एक ज़ॉम्बी में बदल गई है। तब पता चला कि कमरे के अंदर का आदमी फ्रांसिस का पिता है और महिला उसकी माँ है। ज़ॉम्बी माँ अंततः हमला करती है, जिससे उसे गोली मारने के लिए मजबूर होना पड़ता है। घर वापस आने पर इस भयानक स्वागत के बाद फ्रांसिस ने अपने माता पिता को मक्के के खेत में दफना दिया। फिर हाबिल परिवार रात के लिए घर के अंदर रहता है। हालांकि फ्रांसिस को नींद नहीं आती और वह पूरे समय जागते रहते हैं और पहरा देते रहते हैं। सुबह में वह पानी की आपूर्ति की जांच करता है और यह पुष्टि करने के बाद कि यह साफ है, अपने बेटों को इसका उपयोग करने की अनुमति देता है। लेकिन आयरिस इस बात से खुश नहीं लगती कि वे अब इस घर में फंस गए हैं। कुछ समय बाद फ्रांसिस अपने बड़े बेटे जोश को पास के दूसरे घर की जांच करने के लिए अपने साथ ले जाता है। वहाँ उन्हें एक पिंजरे में एक रेडियो, एक टॉर्च और कुछ मुर्गियां मिलती हैं। उन्हें मालिक का शव भी मिला, जो अभी भी छत से लटका हुआ है। फ्रांसिस ने जोश को शरीर की बेल्ट से लटक रही चाबियां वापस लाने का आदेश दिया, लेकिन जैसे ही लड़का चाबी खींचने की कोशिश करता है, शव उसके ऊपर गिर जाता है। इस घटना में जोश को स्पष्ट रूप से चोट लगी है। हालांकि फ्रांसिस उसकी बिल्कुल भी मदद नहीं करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह चाहते हैं कि उनका बेटा कठिन परिस्थितियों से खुद निपटना सीखे। उस दोपहर आयरिस फ्रांसिस को घर के तहखाने में ले जाता है ताकि वे आसपास पड़ी किसी भी आपूर्ति और उपकरण की जांच कर सकें। तब यह पता चला कि फ्रांसिस के अपमानजनक पिता उसे सजा के तौर पर नियमित रूप से तहखाने में बंद कर देते थे। वह स्पष्ट रूप से उस आघात से उबर नहीं पाया है, लेकिन कमरे में जाने के लिए आगे बढ़ता है और एक जनरेटर को देखता है जिसका ईंधन खत्म हो गया है। उस रात बाद में रात्रि भोज के दौरान आयरिस ने सुझाव दिया कि उन्हें उत्तर की ओर जाना चाहिए, जहां वे हैं वहां से कुछ ही मील की दूरी पर, क्योंकि वह वहां सुरक्षित महसूस नहीं करती। हालांकि फ्रांसिस इस बात पर जोर देते हैं कि उन्हें रुकना चाहिए, क्योंकि आसपास किसी के न होने से यह अधिक सुरक्षित है। अगली सुबह दंपति ने घर के चारों ओर स्थित मक्के के खेत के पास बातचीत की। यह पता चला है कि जोश फ्रांसिस का बेटा नहीं है। यही कारण है कि वह उसके साथ लुकास जैसा अच्छा व्यवहार नहीं करता है। आयरिस ने फिर दोहराया कि उन्हें उत्तर की ओर जाने की जरूरत है, जहां सरकार ने उन्हें जाने का निर्देश दिया है। फ्रांसिस उस विचार से बहुत खुश नहीं लगता है, लेकिन अंततः अपने परिवार की सुरक्षा के लिए सहमत हो जाता है। इसके तुरंत बाद वे फ्रांसिस के साथ अपनी वैन में चले जाते हैं, जबकि आयरिस आगे के लिए उनके मार्ग की योजना बनाती है। जब तक जोश अपना मुंह नहीं खोलता, तब तक सब कुछ सामान्य रूप से चल रहा था। वह गलती से यह बता देता है कि आयरिस को हाल ही में फ्रांसिस के अलग हो चुके भाई डिएगो का फोन आया था। यह खबर फ्रांसिस को इतना क्रोधित कर देती है कि वह अपना ध्यान खो देता है और लगभग एक पुल पर रुकावट से टकरा जाता है। तब परिवार को एहसास हुआ कि वैन को आगे चलाना असंभव है, इसलिए फ्रांसिस ने घर वापस जाने का सुझाव दिया। हालांकि आयरिस ब्लेड लेकर वैन से बाहर निकलता है और बैरिकेड को काटने की कोशिश करता है। वह बहुत अधिक शोर करती है और जल्द ही एक सैनिक जो हाल ही में एक ज़ॉम्बी में बदल गया था, पीछे से आता है। फ्रांसिस उसकी सहायता के लिए दौड़ता है और अपनी बंदूक से ज़ॉम्बी को गोली मार देता है, लेकिन उनकी वैन के पीछे और भी ज़ॉम्बी आ जाते हैं और उनके बेटे अंदर फंस जाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि बच्चे अपने विनाश को प्राप्त करने वाले हैं, लेकिन माता पिता इस अवसर पर आगे आते हैं। फ्रांसिस बहादुरी से ज़ॉम्बी पर गोली चलाता है और उन्हें वैन से दूर ले जाता है। इसके बाद आयरिस अपने बेटों को बचाने में कामयाब हो जाती है, जबकि उसका पति मृत सैनिक से ग्रेनेड उठाता है और लाशों से बचने की कोशिश करता है। वह कारों की छत पर झपटता है और तेजी से पीछा कर रहे ज़ॉम्बी से कुछ दूरी बना लेता है। एक कार के पीछे सुरक्षित पहुंचने के बाद वह ग्रेनेड फेंकता है, जिससे सभी लाशें मर जाती हैं। फिर फ्रांसिस अपने परिवार से मिल जाता है और वे घर वापस चले जाते हैं। 2 हफ्ते बाद फ्रांसिस वैन लाने के लिए पुल पर वापस जाता है और उसे पता चलता है कि वैन काम करने की स्थिति में है। वह इसे घर तक ले जाने ही वाला है कि अचानक उसका मन बदल जाता है। किसी कारण से वह नहीं चाहता कि उसका परिवार अपना पुश्तैनी घर छोड़े। बाद में वह ईंधन लेकर आता है और आयरिस से झूठ बोलता है कि वैन खराब हो गई है। फिर वह जनरेटर में ईंधन डालता है और रोशनी, एयर कंडीशनिंग और कुछ संगीत के साथ अपने परिवार को आश्चर्यचकित करता है। अगली सुबह फ्रांसिस नाश्ते के लिए कुछ अंडे लेने के लिए उनके मुर्गी पिंजरे में जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि अंदर एक कुत्ता है जिसने न केवल उनके मुर्गे को मार डाला है, बल्कि उसके हाथ पर भी काट लिया है। आयरिस बाद में अपने घावों का इलाज करता है, लेकिन अस्पताल खोजने का सुझाव देता है, क्योंकि उनके पास रेबीज के लिए कोई दवा नहीं है। लेकिन एक बार फिर फ्रांसिस ने इस घर की सुरक्षा छोड़ने से इनकार कर दिया। इस बीच जोश रेडियो पर पास के एक शिविर के बारे में कुछ सुनता है, लेकिन वह पूरे संदेश को समझने में असमर्थ है। फिर बच्चा उस रात रात्रि भोजन के समय अपने माता पिता को यह जानकारी देता है और गर्मा गर्म चर्चा शुरू हो जाती है। आयरिस का सुझाव है कि उन्हें शिविर खोजने के लिए निकल
जाना चाहिए। हालांकि फ्रांसिस घर में ही रहने पर जोर देते हैं और उन्हें याद दिलाते हैं कि उन्होंने कई बार बाहर क्या देखा है। अगली सुबह फ्रांसिस मुर्गे के पिंजरे की मरम्मत कर रहा था, तभी जोश उसके पास आया और जनरेटर चालू करने के लिए कहा। फ्रांसिस ने उनके अनुरोध को स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया, जिससे दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। फ्रांसिस जोश से पूछता है कि क्या वह अपने परिवार को बचाने के लिए हत्या कर सकता है, उसी तरह जैसे उसने पुल पर किया था। जब बच्चा साहसपूर्वक उत्तर देता है कि वह कर सकता है, तो फ्रांसिस उसे बंदूक चलाना सिखाने के लिए पास के एक मैदान में ले जाता है। हालांकि आयरिस गोलियों की आवाज सुनता है और मैदान के पास पहुंचता है, लेकिन देखता है कि फ्रांसिस जोश को उसी तरह पीड़ा दे रहा है जिस तरह उसके पिता ने उसे पीड़ा दी थी जब वह छोटा था। वह अपने पति से भिड़ने ही वाली है कि अचानक गोलियों की तेज आवाज के कारण कई लाशें मौके पर आ जाती हैं। फिर परिवार लाशों को अपने साथ लेकर घर वापस भागता है। वे दरवाजे बंद कर देते हैं और ऊपर की ओर भाग जाते हैं, लेकिन लाशों की भीड़ दरवाजे और खिड़कियों के माध्यम से अंदर घुसने में कामयाब हो जाती है। जैसे ही हाबिल परिवार के लिए सब कुछ खत्म होता दिख रहा है, घर के बाहर एक जीप आती है और लाशों को फुसलाकर ले जाती है। सुबह में फ्रांसिस पास की नदी की ओर जाता है और उसे पता चलता है कि जिसने उन्हें बचाया वह उसका भाई डिएगो है। उनकी बातचीत से यह स्पष्ट होता है कि जोश वास्तव में डिएगो का बेटा है। दोनों भाई अपने अतीत पर चर्चा करते हैं, जिसके दौरान डिएगो हर चीज के लिए माफी मांगता है और बताता है कि वह उनकी मदद करने आया था। हालांकि फ्रांसिस अहंकार से भरा हुआ है और सभी मदद से इनकार करता है, यहाँ तक कि वह अपनी बंदूक भी निकाल लेता है और डिएगो पर तान देता है। वह अपने भाई के साथ आगे कोई टकराव नहीं चाहता और जाने की तैयारी करता है, लेकिन इससे पहले कि वह भाग जाए, वह फ्रांसिस को उत्तरी शिविर का नक्शा छोड़ देता है। डिएगो के जाने के बाद फ्रांसिस नक्शा लेता है और उसे जलाने की तैयारी करता है, लेकिन आखिरी सेकंड में उसका मन बदल जाता है। वह जल्द ही घर लौटता है और झूठ बोलता है कि जब वह वहां पहुंचा तो डिएगो पहले ही मर चुका था। इसके बाद फ्रांसिस घर की मरम्मत और उसकी खिड़कियों को सजाने का काम शुरू करता है। बाद में जब लुकास खेल रहा होता है तो वह एक मक्खी का पीछा करता है जो अंततः उसे तहखाने में ले जाती है। फिर वह घर के बाहर एक खिड़की के पीछे छिपे एक झोंबी को देखता है। आयरिस भी वहां पहुंचती है और देखती है कि जैसे जैसे दिन बीते जा रहे हैं, लाशें कमजोर होती जा रही हैं। उसे एहसास होता है कि भोजन की कमी के कारण ये जीव जल्द ही मर जाएंगे और लुकास से वादा करती है कि सब कुछ सामान्य हो जाएगा, लेकिन उनसे अनभिज फ्रांसिस तहखाने के दरवाजे के पीछे से सुन रहा है। उस दोपहर खेत में घूमते समय फ्रांसिस को उसी तरह कमजोर अवस्था में एक झोंबी मिला और उसने उसे तुरंत मार डाला। फिर वह एक कहानी गढ़ना शुरू करता है। अपने परिवार को बताता है कि खेत में अभी भी कई लाशें घूम रही हैं। जाहिर है कि वह अपने परिवार को बाहर जाने से रोकना चाहता है। उस रात बाद में जब वे खाना खा रहे थे, जोश ने खुलासा किया कि उसने फ्रांसिस के पास एक नक्शा देखा था। इसमें उत्तर की ओर एक शिविर की दिशा दी गई है जहां वे सभी सुरक्षित रह सकते हैं। यह सुनकर फ्रांसिस बेहद अधिकारपूर्ण व्यवहार करने लगता है और आयरिस को समझाने की कोशिश करता है कि उन्हें खेत में अपना परिवार बढ़ाना चाहिए। वह यहाँ तक सुझाव देते हैं कि उन्हें दूसरे बच्चे की योजना बनानी चाहिए। हालांकि वह उनकी बात का खंडन करती है, यह बताते हुए कि उनका जीवन अब पहले जैसा सामान्य नहीं है। आयरिस ने उसे याद दिलाया कि उसे इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि वे कैसे जीवित रहेंगे, क्योंकि उनका भोजन भंडार दिन ब दिन कम होता जा रहा है। वह सुझाव देती है कि वह बाहर निकल सकती है और आसपास के क्षेत्र से भोजन इकट्ठा कर सकती है। यह सुझाव फ्रांसिस के गुस्से को भड़काने के लिए पर्याप्त है और वह उन वैवाहिक समस्याओं को उगलना शुरू कर देता है जो उसके और आयरिस के बीच चल रही हैं। वह उनके बेटों को बताता है कि आयरिस जोम्बी का प्रकोप शुरू होने से ठीक पहले उन्हें छोड़ने की योजना बना रहा था। आयरिस ने यह स्वीकार करते हुए कहा कि वह अब अपने जीवन से खुश नहीं है। फिर वह उससे अपने बेटों की खातिर नक्शा सौंपने के लिए कहती है, लेकिन जवाब में फ्रांसिस नक्शा निकाल लेता है और उसे तुरंत जला देता है। अगली सुबह फ्रांसिस भोजन की तलाश में खेत में जाता है, लेकिन उसे केवल गन्ना मिलता है। वह उसमें से कुछ निकाल लेता है जब अचानक उसे दूर से गोलियों की आवाज सुनाई देती है। इसका केवल एक ही मतलब हो सकता है, आसपास लोग हैं और वे लाशों से लड़ रहे हैं। उस रात वह तहखाने से लकड़ी का एक बड़ा टुकड़ा लाता है जिसका उपयोग वह दरवाजे को बंद करने के लिए करता है और फिर उसे जंजीर से बंद कर देता है। उसके बढ़ते नियंत्रित व्यवहार के कारण आयरिस और जोश बेचैन हो रहे हैं। जॉन तब दुखती रग को छूता है जब वह कहता है कि फ्रांसिस वही कर रहा है जो उसके अपने पिता ने उसके साथ किया था। क्रोधित फ्रांसिस ने युवक को मारा, लेकिन इससे पहले कि मामला बढ़ता उन्हें दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। जल्द ही वे किसी को खुद को एक सैनिक के रूप में पहचानते हुए अंदर जाने देने के लिए उत्सुकता से पूछते हुए सुन सकते हैं। फ्रांसिस ने मदद करने से इनकार कर दिया, लेकिन जोश फिर भी लकड़ी हटा देता है। कोरक्वेरा नाम का एक घायल सैनिक तब लड़खड़ाता हुआ अंदर आता है और चिकित्सा सहायता की गुहार लगाता है। आयरिस एक नर्स होने के नाते तुरंत कोरक्वेरा की मदद करने के लिए दौड़ती है और उसकी चोटों के बारे में पूछती है। सैनिक ने खुलासा किया कि वह पास के शिविर से है। जाहिरा तौर पर उनका काफिला सप्लाई रन से वापस आ रहा था जब झोंबी के एक समूह ने उन पर हमला किया। उसके समूह के सभी लोग मर गए और वह एकमात्र जीवित व्यक्ति बचा जो भागने में सफल रहा। वह लगभग लाशों द्वारा घेर लिया गया था, लेकिन एक आदमी ने उसकी मदद की और उसे घर की ओर निर्देशित किया। आयरिस को संदेह है कि यह रहस्यमय सहायक डिएगो ही रहा होगा। अंततः फ्रांसिस कोरक्वेरा की मदद करने के लिए सहमत हो जाता है, लेकिन आग्रह करता है कि उसे तहखाने में रात बितानी होगी। कुछ घंटों बाद जब हर कोई सो रहा होता है, जोश आयरिस
से कहता है कि वह डिएगो या शिविर को खोजने के लिए निकल जाएगा। वह अपने असली माता पिता के बारे में जानने की बात भी स्वीकार करता है, लेकिन कहता है कि वह फ्रांसिस को अपना सच्चा पिता मानता है। अगली सुबह फ्रांसिस कॉर्कुएरा को लुकास के साथ नाश्ता करते हुए पाता है, लेकिन ध्यान देता है कि उसका बड़ा बेटा उनके साथ नहीं है। वह आयरिस से इसके बारे में पूछता है, लेकिन वह कोई जवाब नहीं देती। क्रोधित फ्रांसिस फिर जोश की तलाश में दौड़ता है, लेकिन पाता है कि उसके शयन कक्ष का दरवाजा खुला हुआ है। यह महसूस करते हुए कि बच्चा उसकी पकड़ से फिसल गया है, फ्रांसिस अंध क्रोध में उड़ जाता है। वह अपना हथौड़ा उठाता है, वापस रसोई की ओर जाता है और कॉर्कुएरा के सिर पर वार करता है। बाकी लोग भयभीत होकर देख रहे हैं, क्योंकि सैनिक का मस्तिष्क खाने की मेज पर बिखरा हुआ है। इसके बाद फ्रांसिस आयरिस के पास आता है और उसे एक खतरनाक मुक्का मारकर बेहोश कर देता है। जब वह उठती है तो उसे तुरंत पता चलता है कि फ्रांसिस ने उसे और लुकास को तहखाने में कैद कर दिया है। इस बीच फ्रांसिस धीरे धीरे अपना विवेक खोने लगा है और भयावह योजनाएं बनाना शुरू कर देता है। वह उस कुत्ते को मारता है जिसने उसका चिकन खाया था, उसका मांस पकाता है, फिर कोकुरिया की सैन्य वर्दी पहनकर तहखाने में चला जाता है। जब उसके परिवार ने मांस खाने से इनकार कर दिया तो फ्रांसिस ने गुस्से में प्लेट को फर्श पर तोड़ दिया। फिर उसने खुलासा किया कि जब वह छोटा था तो खाना खत्म न करने पर उसके पिता उसे दंडित करते थे। कुछ समय बाद आयरिस और उसका छोटा बेटा इस भूले हुए घर से भागने की योजना बनाते हैं। अगले दृश्य में लुकास की चीख सुनकर फ्रांसिस अचानक झपकी से जाग जाता है। वह जल्दी से तहखाने की ओर भागता है, लेकिन जैसे ही वह प्रवेश करता है आयरिस उस पर फर्नीचर का एक टुकड़ा मारता है। वह फर्श पर गिर जाता है, अस्थायी रूप से बेहोश हो जाता है, जबकि आयरिस उससे चाबियां छीन लेती है। फिर माँ और बेटा अंततः तहखाने से भाग निकले। कुछ ही समय बाद फ्रांसिस अपने होश में वापस आता है और उनके पीछे दौड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि वह तहखाने में अकेला है और उसे सजा के तौर पर अपने पिता द्वारा उसे यहाँ फेंके जाने के फ्लैशबैक दिखाई देने लगते हैं। इस बीच आयरिस एक ब्लेड सहित कुछ सामान पकड़ लेती है और लुकास के साथ बाहर भाग जाती है। वे घर से निकलने ही वाले हैं कि अचानक एक ज़ॉम्बीफाइड डिएगो उन पर हमला कर देता है। यह दोनों को वापस घर के अंदर भागने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन डिएगो आयरिस का पैर पकड़ लेता है। जब बच्चा मदद करने की कोशिश करता है तो डिएगो उस पर हमला कर देता है। इसी अनिश्चित क्षण में फ्रांसिस अपने परिवार को बचाने के लिए तहखाने से बाहर निकलता है। वह ज़ॉम्बी को मारने में सफल हो जाता है, लेकिन इससे पहले कि वह लुकास को हाथ पर काट ले। अब उनके पास केवल दो विकल्प हैं, या तो लड़के का हाथ काट दें या उसे ज़ॉम्बी में बदलते हुए देखें। भावुक आयरिस पहला विकल्प चुनती है और पेट भरने की प्रक्रिया की तैयारी शुरू कर देती है। शुक्र है फ्रांसिस ने उसमें कुछ समझदारी जगाई और कहा कि उन्हें दूसरा रास्ता खोजना होगा। वह उससे कहता है कि उन्हें बच्चे को नजदीकी चिकित्सा केंद्र ले जाना होगा। इसके लिए फ्रांसिस उस पुल पर जाता है जहां उसने कुछ दिन पहले अपनी वैन छोड़ी थी। दुर्भाग्य से पुल पर चीजें भयानक अंत तक पहुंचती हैं। जोश वहां एक बंदूक के साथ घूम रहा है जिसे उसने सैनिक लाशों में से एक से उठाया था। फ्रांसिस भी जल्द ही वहां पहुंचता है और तुरंत अपनी वैन का पता लगाता है। हालांकि चूंकि उसने सैन्य वर्दी पहनी हुई है जो खून से सनी हुई है, इसलिए वह एक ज़ॉम्बी की तरह दिखाई देता है। जैसे ही फ्रांसिस पास आता है, जोश गलती से डर के कारण ट्रिगर खींच लेता है और उसके पिता को लग जाता है। जब अंततः उसे एहसास होता है कि उसने क्या किया है तो वह माफी मांगने के लिए दौड़ पड़ता है। जोश कबूल करते हैं कि उन्होंने हमेशा फ्रांसिस को अपने सच्चे पिता के रूप में देखा है। बाद वाला अपना हाथ फैलाकर जवाब देता है और कहता है कि उसने हमेशा जोश को अपने बेटे की तरह माना है। इससे पहले कि फ्रांसिस अपनी चोटों से मर जाए, वह जोश को वैन ले जाने और दूसरों को बचाने का निर्देश देने में सक्षम है। फिल्म समाप्त हो जाती है क्योंकि आयरिस युवा फ्रांसिस को वैन के साथ घर पर आते हुए देखती है।